नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनको याद किया और याद करते हुए कहा, सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। इसी के साथ सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है। केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। गुजरात का केवड़िया एक तीर्थ स्थल बन चुका है। कुछ सरकारों ने सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया। सरदार पटेल देश के लोगों के लिए प्रेरणा है। सरदार पटेल के सपनों को साकार कर रहे हैं। सभी जिलों में एकता दिवस का कार्यक्रम। तो वहीं सरदार पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है। भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना है। ये मुख्य बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कही। उन्होंने कहा, जहां सरदार पटेल जैसा महानायक, वहां आतंकवाद नहीं। आज देश में नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। कश्मीर में विकास की धारा बहनी शुरू हुई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। ये मुख्य बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उनको याद किया और जिस तरीके से उन्होंने आज़ादी के पूर्व इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था, उनके इस संकल्प को और इस सोच को सलाम करते हुए उनको नमन किया, उनको याद किया, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अर्पित की। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, सरदार पटेल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब माननीय मुख्य अतिथि और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी नागरिक जनों को शपथ दिलाई जाएगी। आप सभी मेरे साथ शपथ दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। भारत माता की जय। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से आज की इस राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दो शब्द रखने का कष्ट करें।
भारत माता के, भारत माता के। भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती समारोह के भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री हमारे मित्र आदरणीय आशीष पटेल जी, हमारे मित्र माननीय मंत्री आदरणीय कपिल देव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय शाही जी, आदरणीय एमएलसी अवनीश सिंह जी, आदरणीय शशांक वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय ब्रज बहादुर जी, आदरणीय लक्ष्मण चौधरी जी, आदरणीय नीरज बोरा जी, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जयंती समिति आदरणीय राजेश्वरी देवी जी, माननीय मंत्री मन्नू कोरी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, आज हम सब प्रातःकाल से ही धूमधाम के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को मना रहे हैं। प्रातःकाल से ही समारोहों का तांता लगा हुआ है। सुबह आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई गई। बड़ी संख्या में नौजवानों ने, बच्चों ने प्रतिभाग किया, अभिभावकों ने, आमजन ने अपने घरों से निकलकर प्रतिभाग किया। ऐसे शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो भारत माता का चित्र हम देख रहे हैं, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की देन है। छोटी छोटी रियासतों को किस ढंग से दिग्भ्रमित करके उनके अंदर विदेश की भावना पनपाई जा रही थी कि भारत माता में वो इकट्ठा होकर के काम न कर सकें। इस कुत्सित प्रयास को यदि किसी ने दूर करने का काम किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऐसे अवसर पर मैं पटेल जी को नमन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो सोच थी, जो उनकी कार्यशैली थी, उसको अमली जामा पहनाने का काम यदि किसी ने किया है भारत के अंदर तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आज भारत की तारीफ हो रही है। भारत ने अपना विश्व गुरु का जो दर्जा खो गया था उसको पुनः पाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ कदम आगे बढ़ा दिए हैं। अब भारत वो भारत नहीं है। भारत हर स्थिति में विदेशी ताकतों का, जो हमारे दुश्मनी ताकत है, उनको जवाब देने के लिए और आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के पैमाने पर बहुत तेजी के साथ उभरता हुआ देश है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर मोर्चे पर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, बहुत तेजी के साथ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही पूरे भारत में हम नंबर 1 पर आने वाले हैं। ओडीओपी जन जन में एक भरोसा बना है कि हमारे लोकल उत्पाद जो हमें वो सम्मान नहीं मिल पाता था, उनको बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते थे, आज ओडीओपी के उत्पाद पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में आकर के अपने उद्योग लगा रहे हैं। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है और इस मौके पर बड़े कार्यक्रम, और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से उनको याद करते हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के सभी मेरे मंत्री सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री आशीष पटेल जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री मुन्नूलाल कोरी जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवनीश सिंह जी, मान्य विधायक श्री शशांक वर्मा जी,
माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मृति समारोह कमेटी श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 147वीं पावन जयंती के कार्यक्रम में उनका पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। पूरे देश के अंदर इस अवसर पर जिन कार्यों और जिन मूल्यों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह देश स्मरण करता है, उस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना योगदान करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक आज राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ भी जुड़ रहा है। आज प्रातःकालीन ही एक रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान किस श्रद्धा के साथ हर व्यक्ति स्मरण करता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की उन कुत्सित चालों को समय से समझते हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय रियासतों को दी गई उस स्वायत्तता को जिस सूझबूझ के साथ राष्ट्रीय एकता के बंधन के साथ उन्हें जोड़ते हुए 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया, वह आज वर्तमान भारत के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतें जो उस समय भारत गणराज्य को आंखें दिखा रही थी, वे जिस भाषा में समझ सकते थे उस भाषा में उन्हें समझाने का कार्य भी किया गया। और आज इसका परिणाम है कि जूनागढ़ हो या हैदराबाद या भारत के सभी वे रियासतें जो भारत के अंदर आज जुड़ करके भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं, यह अगर किसी की दूरदर्शिता के कारण संभव हो पाया तो इसके शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता के इस महान शिल्पी का स्मरण आज भारत के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ लोगों ने सम्मान को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था। वे मानते थे कि देश के सम्मान का अधिकार केवल एक व्यक्ति या परिवार को है, इसके सिवाय किसी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश की आजादी के 70 वर्ष के बाद देश के ऐसे रत्नों को, ऐसे नायकों को, महानायकों को देश की जनता के सामने प्रस्तुत करके राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करके और एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। आज आप देख रहे होंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा, गुजरात के सरदार सरोवर में केवड़िया के पास स्थापित होकर के आज अपने आप में एक तीर्थ स्थल बन चुका है। देश और दुनिया का हर व्यक्ति आकर के केवड़िया जाकर के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करता है, देश की एकता और अखंडता के लिए उनके किए गए योगदान का स्मरण करता है। ये हमें इस बात का एहसास कराता है कि राष्ट्र नायकों को जो सम्मान मिलना चाहिए और कोई भी स्वावलंबी राष्ट्र
अपने राष्ट्र नायकों को विस्मृत करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके यह कार्य न केवल गुजरात के सरदार सरोवर के केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना करके संदेश दिया है, बल्कि आजाद भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता के लिए दौड़, इसी एकता के रूप में कि हम सब भारत के नागरिक के रूप में टीम वर्क के साथ मिलकर के न केवल अपने अधिकारों के लिए बल्कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के रूप में हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए इस राष्ट्र शिल्पी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, जिन सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, वह आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प था। और उसी तर्ज पर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो वर्तमान की परिकल्पना है, जो साकार हो रही है, जिसे हम मूर्त रूप में होते हुए देख रहे हैं, वास्तव में इसके स्वप्न दृष्टा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसे साकार कर रहे हैं भारत के वर्तमान के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हम सब इस अवसर पर संकल्प लें कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी हर नागरिक को भारत के लिए करने की आवश्यकता पड़ेगी, हम उन संकल्पों के साथ जुड़ करके भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपना योगदान देंगे। मैं आज के इस अवसर पर इस स्मारक समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वर्ष में 2 कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और उनकी पुण्यतिथि के कार्यक्रम को जिस उत्साह के साथ आप सभी नागरिक बंधुओं को इस आयोजन के साथ जोड़ करके यहाँ पर स्मारक समिति आयोजित कर रही है, इसके लिए मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए इस अवसर पर इस कार्यक्रम का शुरुआत करने वाले श्री राम कुमार वर्मा जिन्हें आज से 25 साल 30 साल पहले जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था वह कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर उन्हें भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे लखनऊ में, और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 147वीं जयंती मनाई जा रही है और एकता दिवस के तौर पर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां लगातार कई सारे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री लगातार शामिल हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी ने धान खरीद की समीक्षा की है। मूल्य समर्थन योजना के तहत दिए निर्देश, धान खरीद को पूरी तत्परता से संचालित किया जाए, ये निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ धान की खरीद हो। धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, इसका भी खासा ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय की जाए। किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान किया जाए। ये तमाम कड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं और किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश जारी किए हैं। तो किसानों को समय पर उनकी उपज का भुगतान किया जाए। तो सीएम योगी ने धान खरीद का ये समीक्षा की है। ये समीक्षा बैठक है जिसमें कई सारे निर्देश दिए। मूल्य समर्थन योजना के तहत ये निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि धान खरीद को पूरी तत्परता से संचालित किया जाए, इसके निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। इसके साथ ही राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, तो किसानों को विशेष ध्यान रखते हुए ये निर्देश क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ धान की खरीद हो, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है किस तरह से लापरवाही देखने को मिलती है। इसके साथ ही कई तरह की दिक्कतें भी आती हैं जिसकी शिकायत किसान अक्सर करते हैं।
रुक करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर का, जहां प्रदेश की गोला गोखरनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव है 3 नवंबर को, जहां बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोखरनाथ विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि सितंबर में भाजपा विधायक अरविंद गिरी का निधन हुआ था और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। मृतक विधायक के बेटे अमन गिरी मैदान में हैं भाजपा की तरफ से, तो जबकि समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा हुआ है। कांग्रेस और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है, तो सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। भाजपा ने उपचुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैली को भी आयोजित करवाया, जिसमें भगवा पार्टी और सपा के बीच सीधा मुकाबला नजर आया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी ने यहां कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों को भी चुनाव प्रचार में लगाया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार, बलदेव सिंह औलख लगातार यहां पर चुनावी सभा कर वोट मांगते रहे। तो नवनियुक्त यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और राज्य महासचिव धर्मपाल सिंह सैनी के पदभार संभालने के बाद ये पहला चुनावी मुकाबला होगा। तो बेहद ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला है और इसके लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। आज इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे जनसभा को और वोट की अपील करेंगे। तो गोला गोखरनाथ विधानसभा सीट जो है वो अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई, जिसके बाद उन्हीं के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अरविंद गिरी का खास प्रभाव था गोखरनाथ सीट पर, उसको ध्यान में रखते हुए अमन गिरी को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। तो वहीं आज नोएडा आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डाटा सेंटर और गंगा जल परियोजना का करेंगे शुभारंभ और इसके साथ ही इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो बेहद बहुत महत्वपूर्ण ये प्रोजेक्ट है और अत्याधुनिक डाटा सेंटर, जिसकी नजर सबकी इस पर नजर है कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके साथ ही इंडियन वाटर वीक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। तो आज नोएडा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। तो अत्याधुनिक डाटा सेंटर और गंगा जल परियोजना का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो नोएडा को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कई एकड़ में बना ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर। तो नोएडा में डाटा सेंटर अत्याधुनिक बनाया गया है और आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं इस डाटा सेंटर को भी देखेंगे, जायजा लेंगे। तो आज सीएम योगी नोएडा पहुंचेंगे तो नोएडा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। नोएडा में डाटा सेंटर योटा D1 का करेंगे लोकार्पण सीएम योगी। यूपी के पहले डाटा सेंटर योटा डी का करेंगे लोकार्पण। शाम 6 बजे कानून व्यवस्था पर सीएम करेंगे समीक्षा बैठक। तो वहीं हीरानंदानी ग्रुप की ओर से 20 महीने में बनकर तैयार हुआ है ये डाटा सेंटर। योटा D1 3 लाख वर्ग फीट में 5000 करोड़ की लागत से बना है ये डाटा सेंटर। वहीं योटा D1 में करीब 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। तो देखिए ये बहुत अत्याधुनिक तरीकों से ये डाटा सेंटर बनाया गया है और हीरानंदानी ग्रुप की ओर से 20 महीने में बनकर तैयार हुआ है ये डाटा सेंटर। योटा D1 3 लाख वर्ग फीट में 5000 करोड़ की लागत से ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनाया गया है और इसी का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। शाम को एक प्रमुख बैठक लेंगे और कानून व्यवस्था किस तरह से नोएडा में है इसका जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ देखिए काम क्या कुछ चल रहा है नोएडा में, जिस तरह से गतिविधि, विकास की गतिविधि कितनी तेज हो रही है, इसका भी जायजा लेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा हो जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके साथ ही साथ नोएडा के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी अब हलचल तेज हो चुकी है। जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा निर्धारित हुआ है उसके बाद से ही तैयारियां तेज की जा रही हैं।
बढ़ते आगे खबरों के सिलसिले में लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी ने धान खरीद की समीक्षा की, मूल्य समर्थन योजना के तहत निर्देश दिए, धान खरीद को पूरी तत्परता से संचालित किया जाए। राज्य सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता के साथ धान की खरीद हो रही है। धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो वहीं किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान किया जाए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के जरूरी दिशा निर्देश और उन्होंने प्रतिबद्धता दिखाई कि किसानों को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए समुचित इंतजाम जो है कर दिए गए हैं। क्रय केंद्रों को बड़े निर्देश दिए गए हैं। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, इसको लेकर सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। किसान के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही भी तय होगी, उनसे जवाब भी मांगे जाएंगे। किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान किया जाए। तो देखिए, लगातार ये समस्या निकलकर सामने आती है धान खरीद में, और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये सुनिश्चित करवाया है कि किसी भी तरीके से किसानों को नुकसान ना हो और किसानों का समय पर भुगतान हो, उधार ना चले। और इसको सुनिश्चित करने के लिए देखिए, क्रय केंद्रों को भी जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि किसानों का जो हित है वो सरकार के लिए सर्वोपरि है, यानी कि उसको प्राथमिकता में रखा गया है और इसी के अनुरूप कार्य भी किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से किसानों को कोई परेशानी ना हो और वो ठीक तरीके से धान खरीद में हिस्सा बन सके और उनको सही मूल्य भी मिल सके। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है और समीक्षा के माध्यम से बड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। संबंधित जो अधिकारी हैं उनको ये कहा है कि आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके की लापरवाही होती है तो यानी कि साफ संदेश है कि लापरवाही और कोताही की कोई जगह नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन्हीं सख्त निर्देशों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़े निर्देश जारी किए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की है, जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि किसानों का हित सर्वोपरि है। जो दिक्कतें लगातार आती रहती है धान खरीद में, उसको ध्यान में रखते हुए ये समीक्षा की गई है। क्या कुछ मौके से अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाया जाए, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गेहूं, धान और साथ ही साथ जो दूसरी फसलें हैं जिसमें बाजरा भी शामिल है, उसको भी खरीदने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस समय लगातार धान की खरीद पूरे प्रदेश भर में जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल धान खरीद को लेकर समीक्षा की थी, जिसमें अगर हम देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश भर में जो एमएसपी है वो 2040 है, जबकि ए ग्रेड श्रेणी का जो धान है उसकी 2060 रुपए प्रति क्विंटल है। अगर हम अब तक उत्तर प्रदेश की बात करें तो 21,418 मीट्रिक टन जो धान है वो खरीदा जा चुका है। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि जो किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते हैं, सीधे उनके खाते में ये पैसा 15 दिन के अंदर भेज दिया जाए, ताकि किसानों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसानों का कहीं भी कोई नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी धान खरीद का वाजिब मूल्य है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनके खाते में दिया जाएगा और भुगतान कहीं भी लेट नहीं होगा। जहां पर भी किसान क्रय केंद्रों पर अपने धान को लेकर पहुंच रहे हैं, उनके धान की खरीद की जाएगी ताकि किसानों की आय में वृद्धि की जा सके। जहां जहां पर फसलों का नुकसान हुआ है वहां पर लगातार सर्वे का काम चल रहा है, ताकि किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आर्थिक सहायता है वो भी उपलब्ध कराई जाए। तो निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बहुत सारे विषयों को लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी। अफसरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इन सारी चीजों को इंश्योर करें। सरकार किसानों के साथ खड़ी है, अगर किसानों की कहीं कोई समस्या है तो उसको तेजी के साथ निस्तारित किया जाए। किसानों से जुड़ी हुई समस्या पर अफसर सम्यक विचार करें और मौके पर जाकर जो क्रय केंद्र हैं उनका भी निरीक्षण करें। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी किसान धान लेकर क्रय केंद्रों पर आ रहे हैं उनके धान खरीद के साथ ही उनको भुगतान उनके खाते में कर दिया जाए। तो बहुत सारी ये चीजें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अफसरों को निर्देशित किया था। सीधे तौर पर हम देखें तो कोशिश है कि उत्तर प्रदेश का किसान अगर क्रय केंद्र पर पहुंचता है तो उसकी जो भी फसल है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एमएसपी निर्धारित की गई है उसके तहत खरीदा जाए, उसी के तहत उसको
भुगतान किया जाए, एमएसपी से कम रेट पर किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े, जिसको लेकर अफसर इंश्योर करें और ऐसे सभी क्रय केंद्रों पर निरीक्षण करें। अगर कोई भी अफसर इस तरीके की लापरवाही करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कठोर एक्शन भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से कल जारी किए गए थे। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से क्रय केंद्र जो है कहीं ना कहीं अपनी पूरी तरीके से मनमानी ना कर पाए, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके ये कहा है कि जवाबदेही तय होगी अधिकारियों की, यानी कि सख्त संदेश है कि नजर बनाई रखी जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं और लगातार इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से मुख्यमंत्री खुद देखते हैं कि पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो खरीद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है उसकी क्या स्थिति है, अब तक कितने ऐसे किसान हैं जो लाभान्वित हुए हैं, कितने किसानों के धान खरीद का भुगतान उनके खातों में किया जा चुका है, अगर किसी जिले में किसी किसान का भुगतान रुका है तो उसके पीछे वजह क्या है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद चीजों को देखते हैं। तो निश्चित तौर पर कल भी जब मुख्यमंत्री इन सारी चीजों को लेकर बैठक कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि जो भी अफसर लापरवाही करेंगे या किसानों को एमएसपी से कम भुगतान करेंगे या उनके धान खरीद में हिला हवाली करेंगे, ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी क्रय केंद्र हैं वहां पर जो निर्धारित मानक तय किए गए हैं उन मानकों के तहत धान खरीद को संपन्न कराया जाए। जी बिल्कुल एसके। और देखिए एसके, लगातार जिस तरह से कड़े निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं अब इस कड़े निर्देश के बाद किसानों में उम्मीद बहुत जग गई होगी कि अब जिस तरह से लगातार घालमेल देखने को मिलता था, क्रय केंद्रों में किस तरह से लापरवाही देखने को मिलती थी, अब कहीं ना कहीं उससे किसानों को राहत मिलेगी और किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री के निर्देश हैं उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि किसानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उनकी आय को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, चाहे वो उनकी फसलों की एमएसपी के जरिए खरीद की बात हो या उनको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विभिन्न जो सब्सिडी है वो उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की तरफ से जो सब्सिडारी जो उपकरण हैं वो उनको किराए पर उपलब्ध कराने की बात हो। निश्चित है कि मुख्यमंत्री ने कल स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी अफसर इनमें किसी तरीके की हीला हवाली करेगा उसके खिलाफ अब कठोर एक्शन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो निर्देश हैं कि धान खरीद उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के क्रय केंद्रों पर किया जाए, उसको पूरी तत्परता से अफसर लागू करें और जो बड़े अफसर हैं वो कहीं ना कहीं जाकर चीजों को देखें कि क्या खरीद वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार के तय जो निर्धारित गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार हो रही नहीं हो रही, किसानों को भुगतान हो रहा नहीं, अब तक कितने किसान ऐसे हैं जिनका भुगतान उनके खाते में सीधे तौर पर किया जा रहा है। अगर किसानों को किसी तरीके की कोई समस्या हो, इस संबंधित कोई शिकायत आती है तो तत्काल उसका त्वरित निस्तारण किया जाए। तो सीधे तौर पर हम कहें कि मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जो भी किसान अपनी फसलों को उत्तर प्रदेश सरकार को एमएसपी दरों पर बेचते हैं उनको उनका भुगतान उनके सीधे खातों में किया, ताकि बीच का जो बिचौलिया सिस्टम है वो भी खत्म हो और किसानों को उनकी फसल का पूरा लाभ मिल सके। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बोले सीएम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांधा, भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। केवड़िया में सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा है। गुजरात के केवड़िया एक तीर्थ स्थल बन चुका है। कुछ सरकारों ने सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया। सरदार पटेल देश के लोगों के लिए प्रेरणा है। सरदार पटेल के सपनों को साकार कर रहे हैं। सभी जिलों में एकता दिवस का कार्यक्रम है। सरदार पटेल का स्मरण पूरा देश कर रहा है। अब भारत दुनिया के लिए एक प्रेरणादायी देश बना है। जहां सरदार पटेल जैसा महानायक, वहां आतंकवाद नहीं। आज देश में नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है। कश्मीर में विकास की धारा बहनी शुरू हो गई है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। तो ये प्रमुख बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कही। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और इस मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हम सब जानते हैं अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत को कई टुकड़ों में बांटने की। 563 से अधिक रियासतें भारत के अंदर थी और इन 563 से अधिक रियासतों को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस बात की आजादी दी थी
कि वे चाहें तो भारत में रह सकते हैं, वे चाहें तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या अपने स्वतंत्र अस्तित्व को भी बनाए रख सकते हैं। लेकिन अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अगाध निष्ठा ने भारत को एकता के सूत्र में बांधते हुए सभी 563 से अधिक रियासतों को शांतिपूर्ण तरीके से भारत की वर्तमान भारत का हिस्सा बना करके उन्हें भारत का एक महत्वपूर्ण अंग बना करके वर्तमान भारत की शिल्पी के रूप में वे जाने जाते हैं। हम सब जानते हैं अंग्रेजों की कुटिल चाल थी भारत को कई टुकड़ों पटेल को, और इसके लिए लगातार बड़े स्तर पर आयोजन हो रहे हैं। और इसको देखिए यूनिटी के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। फिरोजाबाद में दबंगों का आतंक देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने घर पर पथराव और फायरिंग की। परिवार के लोगों के चीखने और चिल्लाने के बावजूद बदमाश ने फायरिंग करना बंद नहीं किया। तो वहीं दूसरे पड़ोसी ने घटना का पूरा वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। थाना जसराना के बेलमपुरी मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं प्रतापगढ़ में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तो वहीं एक्सक्लूसिव मारपीट का वीडियो सामने आया है। राजस्व की टीम लौटते ही जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि मारपीट में बीडीसी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। प्रतापगढ़ का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में ये मारपीट, बीडीसी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। तो जमीन विवाद में ये मारपीट हुई है, लाठी डंडों से ये मारपीट चली और देखिए खूनी संघर्ष में ये पूरी मारपीट तब्दील हो गई। तो कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सीएचसी से रेफर किया गया है। अरे भगवान बहुत मारन हो, अरे राम हो। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां कौशाम्बी के सैनी कोतवाली के अंतर्गत कमासिन चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि इस सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। तो वहीं आगे की इस पूरे मामले में जांच जारी है। खबरों में अब बात करेंगे जौनपुर की, जहां जौनपुर में बीजेपी से बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने बसपा सांसद श्याम सिंह यादव के विवादित बयान पर पलटवार किया है। बदलापुर में बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा ने कहा कि बसपा सांसद श्याम सिंह यादव का एम्स में चल रहा है दिमागी इलाज। बसपा सांसद अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दिए हैं, इसीलिए उलझुल भाषण जनता के सामने दे रहे हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में मोटर पार्ट्स की दुकान पर बड़ा खेल चल रहा है, जहां रेट बदलकर पेन से रेट लिखे जा रहे हैं। तो वहीं बारकोड स्कैन करने पर रेट अलग दिखाई दे रहा है। दोनों रेटों में कम से कम 100 रुपए का मार्जिन है। पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई है इसी को लेकर।
तो देखिए किस तरीके से ये बड़ा खेल चल रहा है, जहां प्राइस में 100 रुपए से ज्यादा का मार्जिन लगाया जा रहा है, जहां पेन से रेट लिखे गए हैं और जब बारकोड स्कैन किया जाता है तो उसमें जो प्राइस है वो अलग है और जो पेन से प्राइस लिखे गए हैं वो अलग है। तो यानी कि खुले तौर पर उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है और ये जो पूरा खेल है वो उजागर हुआ है। किस तरीके से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाता है ये देखना होगा। और देखिए ये बड़ा खेल सामने आया है, जहां पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई है इसी को लेकर, और क्या फैसला लिया जाता है, किस तरीके से कार्रवाई होती है ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ा खेल मोटर पार्ट्स की दुकान पर लगातार चल रहा है। तो देखिए उपभोक्ता ने शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन उपभोक्ता की शिकायत का क्या नतीजा रहता है, किस तरीके से उसकी शिकायत पर संज्ञान लिया जाता है ये देखना होगा। और बड़ी धांधली देखिए उजागर हुई है लोगों की कि किस तरीके से जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको लूटा जा रहा है। जहां 100 से ज़्यादा का मार्जिन, यानी कि जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं उसका जो पैसा है, जो रेट है, उसको बढ़ा के दिखाया जा रहा है। और देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार वो तस्वीर कि किस तरीके से प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस है उसे काट कर मार्कर से ये प्राइस लिखा गया है और इसी पर बेचा भी जा रहा है, जिसको लेकर उपभोक्ता ने शिकायत की है उपभोक्ता फोरम में। और क्या संज्ञान रहता है ये देखना होगा। वहीं हापुड़ में फर्जी चल रहे अस्पताल मरीजों की जिंदगी पर दांव लगा रहे हैं। दरअसल गढ़मुक्तेश्वर स्थित विशाल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर फर्जी डॉक्टरों और डॉक्टर्स के असिस्टेंट की तरफ से ऑपरेशन करते फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विशाल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर की सीएम पोर्टल पर जब शिकायत की हुई तब जाकर हापुड़ सीएमओ सुनील त्यागी की नींद टूटी और अस्पताल की ओटी लेबर रूम को सील कर मामले से पल्ला झाड़ लिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। आखिर क्यों मरीजों की जान जोखिम में डालकर सर्जरी करने वाले पति पत्नी, बीएएमएस डॉक्टर और डॉक्टर्स के असिस्टेंट पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ऑपरेशन कर रहे पति पत्नी, बीएएमएस डॉक्टर और असिस्टेंट पर आखिर क्यों मेहरबान है सीएमओ डॉक्टर सुनील त्यागी। आखिर किसके आशीर्वाद से विशाल ट्रॉमा सेंटर में चल रही थी अवैध ओटी और लेबर रूम। तो फर्जी अस्पताल किस तरह से चल रही हैं, लगातार स्वास्थ्य महकमे में ये कोशिश की जा रही है कि अस्पताल में कार्रवाई हो ऐसे अस्पतालों पर, लेकिन उसके बावजूद मामला यह है कि उसकी विशाल हॉस्पिटल की आईजीआरएस पर शिकायत आई थी। तो उसमें बताया गया था इसके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया था उसमें कोई उनके द्वारा या तो ओवरचार्ज किया गया है या डेथ हुई है। तो हमने कल उस पर देखा गया, वहाँ जाकर तो देखा कि ओटी खुली हुई थी, जबकि ओटी का रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है। हमने उसकी ओटी सील कर दी है और सील करने के पश्चात उसे नोटिस दे दिया कि भाई आप इसमें अपने प्रॉपर कागजात दिखाएं। सर कब से चल रहा था ये हॉस्पिटल? ये मुझे अभी यहाँ पर आए हुए 3-4 महीने हुए हैं, तो मेरे संज्ञान में तो अभी आया है, उससे पहले का मुझे मालूम नहीं है। और अधिक जानकारी के साथ मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, जिस तरह से हापुड़ में ये हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, विशाल हॉस्पिटल है और इसको लेकर तमाम शिकायतें हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ना तो एफआईआर दर्ज हो रही है और उसके साथ ही साथ जिस तरह से सीएमओ को कार्रवाई करनी चाहिए तो वो कार्रवाई भी सामने नहीं आ रही है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितनी सख्त है उतना ही अगर देखा जाए तो हापुड़ में जो स्वास्थ्य महकमा है, जो हॉस्पिटल हैं यहाँ पर स्वास्थ्य देने वाले, वो कहीं ना कहीं जान लेने वाले बने हुए हैं। इन अस्पतालों में जो हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में विशाल ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल के अंदर जो बीएमएस डॉक्टर है, उसकी पत्नी है वो भी बीएमएस है और जो बीएमएस डॉक्टर होता है इसको सिर्फ ओपीडी करने की परमिशन होती है। ओपीडी के अलावा ये ऑपरेशन या और बड़े काम नहीं कर सकते। इसके अलावा ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, लगातार आप फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही नहीं, इनके साथ जो इनका असिस्टेंट है वो भी लगातार ऑपरेशन कर रहा है। और जो जब ये फोटो वायरल होते हैं और इसकी सीएम पोर्टल पर शिकायत होती है तो तब जाकर सीएमओ सुनील त्यागी नींद से जागते हैं और लेबर रूम में ओटी का जो है ओटी को सील कर मामले की इत्तीश्री कर देते हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि किसकी मेहरबानी से करीब कई साल से ये हॉस्पिटल चल रहा था और लगातार इन हॉस्पिटलों में ऑपरेशन ये नौसिखिया डॉक्टर कर रहे थे।
तो ये किसकी शय पर ये हॉस्पिटल चल रहे हैं? और सीएमओ द्वारा एफआईआर ना करना ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल ताहिर, जिस तरह से अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, पूरा सवाल तो अब सीएमओ पर भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर सील तो कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्या किसी अधिकारी से बात हो पाई है? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा, सीएमओ का इस मामले में साफ तौर पर कहना है कि हमें शिकायत मिली थी और शिकायत के अलावा उन्हें फोटो भी दिखाए गए जिसमें ये नौसिखिए डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद सीएमओ का कहना है कि मुझे 4 महीने आए हुए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। जबकि जो स्वास्थ्य का अधिकारी सीएमओ होता है तो एक चीज की जानकारी होती है, कहाँ क्या इनलीगल चल रहा है, इनकी जिम्मेदारी होती है इस चीज की। क्योंकि बिल्कुल, बिना डिग्री के अगर ऑपरेशन किया जा रहा है और जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो मरीज डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं, और देखिए भगवान समझकर वो जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है और अब तक उन डॉक्टर जो दंपत्ति हैं उनका लाइसेंस तक रद्द नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में तो लाइसेंस भी रद्द कर देना चाहिए। जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये लोग ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पूरा अस्पताल जो है वो सील होना चाहिए, लाइसेंस रद्द होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सीएमओ साहब ने इन पे जो है आशीर्वाद बनाते हुए इन लोगों का सिर्फ ओटी व लेबर रूम को सील कर दिया और मामले में नोटिस दिया गया है और मामले की इतनी कर दी और आकर जो है इसमें खाना पूर्ति पूरी कर दी इन्होंने। ठीक है मोहम्मद ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद जाके सीएमओ, लेकिन देखिए सिर्फ ओटी और लेबर रूम को सील कर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। सीएमओ साफ कह रहे हैं कि अभी मुझे आए हुए सिर्फ 3 से 4 दिन हुए हैं, मुझे इस पूरे मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं सीएम योगी का खास कार्यक्रम, आज खास मौके पर सीधा वहीं से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जिसमें सबका साथ, सबका विकास विद्यमान हो, जिसमें कोई व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति पीछे न रह जाए। मैं खुद एक महिला खिलाड़ी रही हूँ दिव्यांगता में, लेकिन मेरी पैदाइश अपंग रूप में नहीं हुई थी। मैं जीवन के 30 वर्ष चली हूँ और 30 वर्ष की आयु में 2 बेटियों की मां होते हुए मुझे लकवा हुआ और मेरे जीवन का अंत ऐसा लगने लगा जैसे हो गया। बहुत सवाल उठे मेरे शरीर पर, मेरे अस्तित्व पर, मेरे जीवित होने तक पर भी कि ये जिंदा लाश क्यों जीवित रह गई, ईश्वर इसे उठा लेता। लेकिन अगर मुझे सही मायने में खेलों का रास्ता नहीं मिलता और खेलों के साथ साथ अपने पॉलिसीज और जितनी भी विचारधारा आदरणीय मोदी जी ने बदली है, हमें अपंग से दिव्यांग बनाया है और जो सशक्तिकरण का प्रयत्न हमारी पॉलिसीज के माध्यम से दिव्यांग खेलों का हुआ है, मैं उसका जीता जागता एक उदाहरण हूँ कि जब सही मायने में सरकार और सही मायने में समाज की सोच एक अपंग व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है तो कैसे वो भारत की 40 वर्ष होते हुए भी पहली महिला बन जाती है पैरालंपिक का मेडल लेकर आने में। मेरा खेलों का जो भी अनुभव रहा या जो भी चैलेंजेस रहे, मैंने प्रण लिया और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय उत्तम ओझा जी को, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी और कहा कि अब आप दिव्यांग खेलों के लिए अपना जीवन लगाइए, आप दूसरे व्यक्तियों को आगे लाने में अपना जोर लगाइए। उसी कड़ी में ये प्रयास है। मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हूँ, उसमें भी हमने बहुत प्रयास किया और भारत के लिए 19 मेडल हम टोक्यो से ऐतिहासिक मेडल लेकर लौटे। और फिर रहे बाकी खेल, हाल ही में हमने दिव्यांग कबड्डी लीग भी करवाई हरियाणा के गांवों में, दिव्यांग लोगों को पहली बार कबड्डी लीग में इंट्रोड्यूस किया। एक इस मंच से मैं शुक्रिया दूंगी अभय प्रताप स्क्वाड्रन लीडर का और रवि चौहान का, जिन्होंने बीसीसीआई के माध्यम से मुझे क्रिकेट के खेल में जोड़ा और
उन्होंने कहा कि हमें अपने दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए स्तर को बढ़ाना है, हमें उनको वो सुविधाएं देनी है जो क्रिकेटर्स को दी जाती है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।